नमस्कार, मैं रुपेश और हमारे साथ आज डिस्कस करने के लिए उपस्थित हैं राजेश प्रियम जी। नमस्कार रुपेश जी, बहुत-बहुत और आपसे मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा, 2024 का जो इलेक्शन है, इसका एक सामान्य अगर आकलन आप करते हैं, 2024 के इलेक्शन का 2014 और 2019 के तुलना में, तो आपको क्या लगता है, ये किस दिशा में जा रहा है इस बार का इलेक्शन? रुपेश जी, सबसे पहले आपको अगर 2024 इलेक्शन को समझना है, तो थोड़े से पीछे जाना पड़ेगा। जब 20वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, अंतिम दशक था, तो देश जो है राजनीतिक अस्थिरता की तरफ था। अगर उस समय के जी, परिवेश को ले लेते हैं, तो पीवी नरसिम्हा राव के बाद जितनी भी सरकारें बनी, एचडी देवगौड़ा की, आई.के. गुजराल की या अटल बिहारी वाजपेयी की, सारी सरकारें अस्थिर रहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो अ, अंतिम सरकार बनी 1999 में, वो एक स्थिर सरकार हुई और उसके बाद कांग्रेस ने 10 साल मनमोहन सिंह के स्थिर नेतृत्व में सरकार थी और लेकिन गठबंधन में थी। बिल्कुल, लेकिन जी, स्थिर सरकार ने अपने कार्यकाल पूरा किए थे साढ़े 4 साल बाद। खुद ही बिल्कुल, सरकार ने ही बिल्कुल। घोषणा कर दिया था आम चुनाव के लिए। उसके बाद रुपेश जी अगर 2004 से लेके 2014 की बात कर लें या दे 2014 से लेके 2024 तक की बात कर लें, 10-10 साल कांग्रेस ने और बीजेपी ने शासन किया। एक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 10 साल मनमोहन सिंह के प्रति लोगों में जो आक्रोश था उनके सरकार के विरुद्ध में, उसका फल मिला नरेंद्र मोदी जी को और माननीय नरेंद्र मोदी ने 10 साल पूरे शासन कर लिए। लेकिन अब दोनों सरकारों के बीच के 10-10 साल के कार्यकाल का आकलन अगर जनता कर रही है, तो अब जो वोटिंग हो रहा है, वो न किसी के खिलाफ हो रहा है, न किसी लोकप्रियता के आधार पे हो रहा है। ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि 10 साल के कांग्रेस का शासन, 10 साल का बीजेपी का शासन, दोनों में कंपैरिजन जनता करके वोटिंग करने जा रही है और उसी हिसाब से आपको वोटिंग का परसेंटेज भी अलग-अलग राज्यों से जो 2 चरण के रुझान आए हैं, उसमें ये कहीं न जी। कहीं दिख रहा है। जी, तो अभी जो 2 चरण के इलेक्शन हो चुके हैं और लगभग-लगभग 200 के आस-पास, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 या 2 उसमें सीटें का भी उन्होंने पोस्टपोन किया है कुछ कारणों से। तो जी, 197-98 सीटें बैठती हैं जिस पर अभी इलेक्शन हो चुके हैं। और इस पे जो भी रुझान आ रहा है, जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, चूँकि वोटिंग परसेंटेज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम हो रहा है और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में। ईस्ट ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में तो अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज हो भी रहा है। तो इन 2 चरणों का जो इलेक्शन अभी तक हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें आपका क्या आकलन है? देखिए वोटिंग परसेंटेज का कम होना चिंता का विषय निश्चित तौर पे है। चिंता का विषय खास करके सत्ताधारी दल के लिए ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जी। लोगों में वो उत्साह नहीं है जो 2019 में था या 2014 में था। 2019 से अगर अभी के कंपैरिज़न किया जाए तो सामान्य तौर पे हर जगह से जो फीडबैक आ रहा है 4 से 6% कहीं-कहीं पे 10% भी डाउन हुआ है वोटिंग परसेंटेज। तो ये चिंता का विषय ज़रूर है और चिंता का विषय चूँकि वोटिंग परसेंटेज का कम होना हमेशा सत्ताधारी दल का चिंता बढ़ा देता है और चिंता दिख भी रही है। प्रधानमंत्री के जी। लगातार जो बयान आ रहे हैं। क्या वोटिंग परसेंटेज जो कम होता है, ये सिर्फ़ सत्ताधारी पक्ष को इम्पैक्ट करता है या विपक्ष के इम्पैक्ट करता है? बिकॉज़ मेरे पास जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैं भी जो समझ पा रहा हूँ कि ये दोनों पक्ष से वोटिंग इस बार कम हो रही है। ऐसा कुछ आपको भी लग रहा है क्या? नहीं देखिए वोटिंग परसेंटेज का कम होना उत्साह चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह का कम होना दर्शाता है और उत्साह कब बढ़ता है? जब सरकार के किए गए कामों से जनता में बड़ा आनंद है। हुँ। उत्साह कब जी। बढ़ता है? जब सत्ताधारी दल जो काम कर रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, ऐसे-ऐसे बहुत सारे धारा 370 का मुद्दा था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था। सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिस काम के लिए सरकार की तारीफ भी हुई है, थोड़े बहुत विरोध भी झेलने पड़े हैं। ये सामान्य-सी बात है, कोई अच्छा काम होगा तो तारीफ भी होगी, विरोध भी होगा। लेकिन जो उत्साह लग रहा था 22 जनवरी के दिन कि देश जो है राममय हो गया है, देश जो है जी। इस आधार पे वोट करने जा रहा है। धारा 370 समाप्त होने के बाद एक अलग माहौल बना था। सीएए कानून लागू अभी हाल में हुआ जबकि 2019 की बात थी। तो हर एक फैसले के बाद सरकार के फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि सरकार और मजबूत हुई है। लेकिन जी, जिस जी। तरह की मजबूती फैसलों के बाद दिखा था, वो अभी चुनाव में नहीं दिख रहा है दूर-दूर तक। तो इसलिए मेरा कहना है, क्योंकि ये कोई भी
आपको नहीं बता सकता, हम क्या कोई भी नहीं बता सकता कि जनता ने वोट किसको दिया है, किसी को भी नहीं पता है। अगला क्वेश्चन इसी से कहीं न कहीं रिलेटेड है कि जो जी, अभी विपक्ष लड़ाई लड़ रही है, शुरू-शुरू में चुनाव शुरू होने से पहले ऐसा लगा कि रिजल्ट आ चुका है और विपक्ष बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ रही है। लेकिन अभी जो भी घटनाक्रम हुए हैं 2 चरणों में, उसके बाद से विपक्ष को लगता है कि कुछ उसको एनर्जी मिल गई है, कुछ नए तरीके से वो लड़ रहे हैं। तो अभी क्या विपक्ष की लड़ाई जो है, वो आने वाले दिनों में कुछ और भी एग्रेसिव दिखेगी, कुछ इसका कंक्लूजन होगा या ऐसे ही बस ये चल रहा है? देखिए विपक्ष में सबसे बड़ा जो दल है वो कांग्रेस पार्टी है, सबको पता है। लेकिन जी। कांग्रेस खुद कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात समझने की ज़रूरत है कि कितनी ताकत है विपक्ष में, तो विपक्ष में ताकत कैसे है, वो समझिएगा। अगर बिहार में आप जाते हैं, तो बिहार में विपक्ष की भूमिका में है आरजेडी, राजद। सीधे कांग्रेस नहीं लड़ रही है वहाँ। कांग्रेस की क्षेत्रीय स्थिति पार्टी है बहुत क्या? नाजुक है। क्षेत्रीय पार्टी वहाँ पे मुख्य भूमिका में है, कांग्रेस वहाँ पे नगण्य स्थिति में है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, जितनी मजबूत स्थिति में वहाँ पे समाजवादी पार्टी है। तो हर राज्य में अगर आप जाते हैं, तो विपक्ष क्षेत्रीय दल के आधार पे बटा हुआ है। तो अगर आप स्थिरता की बात करेंगे, तो अगर कहीं विपक्ष मजबूत भी होता, तो इतने सारे दल होने के वजह से नेतृत्व विहीन जैसा विपक्ष है। कोई एक चेहरा पर भरोसा करके विपक्ष नहीं बढ़ रहा है, इसलिए विपक्ष बहुत मजबूत लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपने जैसा विपक्ष के बारे में बात करते हुए कांग्रेस के बारे में बात की, तो मैं इसी से संबंधित एक अगला प्रश्न जानना चाहूँगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस जो ये अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी मुद्दे लेकर आ रहे हैं, तो इन मुद्दों का क्या फैक्टर क्या है कि इस मुद्दों पर जनता अचानक से अपना ओपिनियन बदल रही है या ऐसे बस ले रही है कि ठीक है, ये इनका काम है विपक्ष में बोलना, बोल दे रहे हैं? क्योंकि मैं एक इलेक्शन के बाद से मैं कुछ वीडियो देख रहा था और कुछ लोगों का वीडियो ऐसा आया कि मैंने वोट किसको दिया है नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको तो नहीं दिया है जो हमारा 55% हमारे पूर्वजों का धन किसी और में बांटने वाला है। ऐसे ऐसे भी कमेंट्स और वीडियो आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं। देखिए, आज चुनावों को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित कर रहा है, तो वो सोशल मीडिया कर रहा है। बहुत जी। ध्यान से समझिएगा, सोशल मीडिया में जो चीज़ें परोसी जाती है, उसका हकीकत से कितना वास्ता होता है, वो आपको भी और हर किसी को पता है। सोशल मीडिया में यही बतलाया जाता है कि पहले तो हम समाचार से अनभिज्ञ होते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, फेसबुक यूनिवर्सिटी में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वही हकीकत है। लेकिन कई बार वो हकीकत नहीं होता है। मीम्स में या वीडियो को काट के या ऐसे परोस दिया जाता है, जिसके वजह से अच्छे-अच्छे यह एक नेताओं को, सच्चाई अच्छे-अच्छे है, यह शख्सियत एक को सच्चाई है। नुकसान होता है। तो जी। कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो हैं, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र की हकीकत लोगों को समझाने के लिए भी कांग्रेस को बहुत ताकत के साथ मैदान में उतरने की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस जो बताना चाह रही है और जो लोग पढ़ जी। और समझ रहे हैं, खास करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के यूनिवर्सिटी में, उसमें बड़ा अंतर है। कांग्रेस जी। जो परोसना चाह रही है, वो वास्तव में जनता के पास जा नहीं पा रहा है रुपेश जी। तो अभी बिहार में जो यूपीए और एनडीए जो 2 पक्ष हैं, दोनों में जो मेन पार्टी है वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। चाहे एनडीए के पक्ष में जेडीयू होगा या यूपीए के पक्ष में आरजेडी हुआ। तो आप वहाँ का भी जो समीकरण है, और खासकर मैं 2-3 सीट का नाम लेना चाहूँगा। एक पूर्णिया है, एक सिवान है और एक आपका होम इलेक्शन का जो आपका होम कंस्टिट्यूएंसी है जहानाबाद। यहाँ पर क्या समीकरण बन रहे हैं? सबसे पहले आपने बिहार की बात की, तो बिहार में भाजपा की स्थिति मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में भाजपा की स्थिति कैसी है। एक लोकसभा क्षेत्र है नवादा। नवादा में वोटिंग जी। परसेंटेज बिहार में सबसे कम हुआ। 2 चरणों के आकलन के बाद भी आप देख लीजिए, तो असमान तौर पे सबसे कम वहीं हुआ। वहाँ पे एक गायक गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे जी, थे। जी। मनीष कश्यप गुंजन सिंह के साथ रोड शो किए थे भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ। जी, जी। अब वही मनीष कश्यप खुद पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके थे। वो मनीष लड़ भी रहे कश्यप थे, 3 दिन नामांकन भी कर रहे थे। वो मनीष कश्यप 3 दिन पहले भाजपा में हुँ। शामिल हो गए। जी। तो बिहार की राजनीतिक स्थिति, अगर किसी नेता को शामिल कराने की अगर भाजपा को जरूरत पड़ी थी, तो चुनाव से पहले करा लेते। मनीष कश्यप टिकट मांग भी रहे थे भाजपा से। उम्मीद भी बताई जा रही थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन भाजपा ने उस समय
उचित नहीं समझा, लेकिन आज उनकी मजबूरी हुई कि उन्हीं के कैंडिडेट को हराने के लिए जो व्यक्ति रोड शो कर रहा है, उसको अपने दल में शामिल करा रहे हैं। अब दूसरी स्थिति और बता रहा हूँ, आपने सिवान की बात की, तो सिवान में जो इनके कैंडिडेट हैं और जो वहाँ पर शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, तो वहाँ लड़ाई बहुत कमज़ोर है। एक तरफ़ा लड़ाई कह सकते हैं, वहाँ पर लड़ाई बहुत मजबूत नहीं है। दूसरा आपने पूर्णिया की बात की, पूर्णिया में पप्पू यादव गए थे, मतलब और मजबूत बनने कांग्रेस में शामिल हुए, अपनी पार्टी का विलय करा दिए, लेकिन वहाँ से ठगे महसूस करके आए हैं। हालाँकि पूर्णिया में जिस तरह से पप्पू यादव रोड शो कर रहे हैं, लगातार बहुत लंबे समय से वहाँ पे काम कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव और बीजेपी की सीधी लड़ाई है वहाँ पे। वहाँ पप्पू पे यादव के आरजेडी यही का साथ यही कैंडिडेट हो गया कि चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन के आ गए। बिल्कुल ऐसे वैसे ही ही कुछ। कहानी इनके साथ जी। कहानी हुई है। तो पूर्णिया की लड़ाई कुछ वैसी है। आपने जहानाबाद की बात की, जहानाबाद की स्थिति क्या है वो आप समझिएगा। जहानाबाद में जिस कैंडिडेट को पिछली बार किसी तरह से एनडीए गठबंधन ने जिताया था, मात्र जी, 1700 जी। कुछ वोट से जीते थे, जो हुँ। इलेक्शन का रिजल्ट आया था वो बहुत लेट से आया था। आकलन ये किया जा रहा था कि बार-बार वहाँ पर जो है रिकाउंटिंग हो रहा है, इस वजह से विलंब हो रहा है। फाइनली जी, वो जी। कैंडिडेट गिरते-पड़ते जीते थे। उस कैंडिडेट को एनडीए ने दोबारा से उतारा है। तो इस बार वहाँ की लड़ाई जो है बहुत, बहुत, बहुत मुश्किल है बीजेपी के अलायंस के लिए, जदयू का प्रत्याशी है वहाँ पे। आरजेडी वहाँ हुँ, हुँ। मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन अभी एक और नया प्रयोग हुआ है, एक जाति विशेष की राजनीति करने वाले आशुतोष कुमार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ अच्छा, के अच्छा। पूर्व सांसद अरुण कुमार भी बसपा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, बसपा में शामिल भी हुए हैं। तो वहाँ की राजनीति अब और ज़्यादा रोचक हो जाएगी, लेकिन जीत किसकी होगी ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 4-4 प्रत्याशियों में जनता का भरोसा किस पे जाएगा, लेकिन लड़ाई जो पहले थी वो लड़ाई अब नहीं है, क्योंकि अरुण कुमार भी वहाँ बसपा के साथ मजबूती से उतरने की तैयारी में है। 1-2 सीट जी, और जी। मैं जोड़ना चाहूँगा रुपेश जी। हुँ, हुँ, हुँ। बीजेपी अगर बिहार में कमज़ोर नज़र आ रही, लोगों का आकलन है कि कमज़ोर है थोड़ा-सा बिहार में, तो वो प्रत्याशियों के चयन की वजह से हो रहा है, जो मेरा आकलन है। जी। जैसे मुज़फ्फरपुर का सीट अजय निषाद 4.5 लाख के करीब वोट से पिछली बार वो जीते थे वहाँ से, और जिनको उन्होंने हराया था वो वीआईपी के कैंडिडेट थे। इस बार अजय निषाद का टिकट काटा गया। बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो अजय निषाद को रिप्लेस करे। उन्होंने पिछली बार 2019 में जो कैंडिडेट 4.5 लाख वोट से हारे थे उनको टिकट दिया है, वीआईपी से लाकर। तो इस तरह के फैसले जो है थोड़ा-सा बीजेपी के लिए चौंकाने वाले भी है और मुश्किल हालात भी कैंडिडेट पैदा सिलेक्शन कर में रहे हैं। थोड़ा-सा इश्यू रहा है आपके अनुसार, अगर मैं दूसरी जो बात है, समझ पाया हूँ। गायक गायक पवन सिंह आसनसोल से घोषित किए गए थे और उन्होंने वहाँ का टिकट ठुकरा दिया, सोशल मीडिया पे आके लिखा। बाद में वो आरा के सीट से लड़ना चाहते थे, आरा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, काराकाट से काराकाट से जाकर रगड़ से। चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो फैसला है इसको भी जनता अपने चश्मे से देख रही है, और जनता में जो मैसेज आ रहा है उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं और सारे लोग बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद राजेश जी जुड़ने के लिए। फिर आपसे मिलेंगे हम किसी एक नए एपिसोड में नए मुद्दों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।